तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज बजट पेश करने जा रही हैं। सुबह 11 बजे का वक्त जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से बजट पेश किया जाएगा। पिटारे से क्या निकलता है सरकार की आज, ये देखना बेहद दिलचस्प रहेगा, क्योंकि दूसरे कार्यकाल का ये आखिरी बजट है। 2024 में चुनाव होने हैं और 2024 चुनाव से पहले सरकार का ये आखिरी पूर्ण बजट है। इसमें 8वें वेतन आयोग का गठन हो सकता है। किसानों की आमदनी बढ़ाने पर भी सरकार का फोकस रह सकता है। इसके अलावा उम्मीदें तमाम तरह की हैं। युवाओं को, किसानों को, गृहिणियों को देखना होगा कि क्या सभी उम्मीदों को पूरा कर पाती है सरकार आज अपने इस बजट में। अगले साल भी देखिए यूं तो बजट पेश किया जाएगा, लेकिन वो पूर्ण बजट नहीं होगा। आज आखिरी पूर्ण बजट दूसरे कार्यकाल का मोदी सरकार का पेश होने जा रहा है और जो मिडिल क्लास वर्ग है उसको खासा उम्मीदें हैं कि महंगाई से कुछ राहत सरकार दे। हालांकि कई चैलेंजेस वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के सामने इस बजट को पेश करने में, चूंकि बढ़ती महंगाई लोगों को परेशान कर रही है। ऐसे में क्या महंगाई से निजात मिलेगी? बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है, क्या रोजगार के अवसर पैदा होंगे? आज इस बजट में कुछ ऐसे ऐलान किए जाएंगे जिससे युवाओं को रोजगार मिले, ये देखना होगा। किसानों की अपनी अलग उम्मीदें हैं। महिलाएं भी टकटकी लगाए बैठी हैं इस बजट पर आज पेश होने वाले कि क्या सस्ता होगा, क्या महंगा होगा। 2024 चुनाव से पहले सरकार का ये आखिरी पूर्ण बजट है। कल इससे पहले आर्थिक सर्वे जो है वो पेश किया गया और आर्थिक सर्वे की अगर हम बात करें तो उसमें ये बताने की कोशिश की गई है कि स्थितियां पहले से बहुत बेहतर हुई हैं और महंगाई माना सरकार ने की है, लेकिन ये भी जरूर कहा कि इसको कम करने की कोशिशें भी लगातार की जा रही हैं। IMF की अगर माने तो भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो बाकी देशों के मुकाबले बहुत बेहतर है। और बजट पर केंद्रीय मंत्री जयंत सिन्हा से हमारे संवाददाता ने बात की। जयंत सिन्हा ने कहा कि बजट से देश के विकास को एक नई उड़ान मिलेगी। एक सोच समझकर ये आंकड़ा रखा गया है और आप इसको तुलनात्मक तौर पे इसको समझें कि विश्व में क्या स्थिति है। विश्व में सब जो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं, चाहे वो चीन हो, अमेरिका हो, यूरोप हो, सब जगह आज के समय मंदी का एक माहौल बना हुआ है और इस मंदी के माहौल में एक चमकता हुआ सितारा अगर है तो वो भारत है। और भारत में 6.5% ग्रोथ, जब पिछले वर्ष इस वर्ष यानी कि हम लोगों का करीब 7% रहेगा, तो सिर्फ 0.5% कम होना जब विश्व में ग्रोथ रेट जो है वो 2-3% कम हो रहा है, ये अपने आप में अतुल्य है और प्रशंसनीय है। जयंत जी, आप पूर्व वित्त राज्य मंत्री भी रह चुके हैं, आप सांसद हैं, क्या उम्मीदें हैं बजट को किस तरह से आप, क्योंकि आम आदमी जो है बजट से काफी उम्मीदें पाल रखी है। माननीय प्रधानमंत्री जी का हर बजट, माननीय वित्त मंत्री जी का हर बजट बहुत ही शानदार रहा है, बहुत ही उम्दा रहा है और इस बार भी मुझे लगता है कि बजट जो है बहुत ही संतुलित रहेगा, सुलझा हुआ बजट होगा। और साथ साथ बजट में, क्योंकि अब हम लोग चुनावी माहौल में आ गए हैं, कुछ तड़का भी जरूर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कल बजट पेश होना है, लेकिन हमारे साथ कुछ सांसद हैं और इनकी बजट से क्या उम्मीदें हैं, आप बताएं। पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष हैं आप, क्या उम्मीदें हैं बजट से? देखिए, बजट जैसे इससे पहले भी हमारी सरकार की जो बजट आई है वो बजट सर्वस्पर्शी हुआ था। इस बार भी बजट सर्वस्पर्शी होगा, समाज के हर स्तर के लोगों को ये टच करेगा और इससे पश्चिम बंगाल के भी जो काम अटके हुए हैं, लगभग जैसे रेलवे के 40 से भी ज़्यादा प्रोजेक्ट्स अटके हुए पश्चिम बंगाल के लिए में लैंड नहीं मिलने के लिए, वो बाधाएं भी आगे आने वाले समय में दूर होगी और ये प्रोजेक्ट्स कंप्लीट होंगे। और बजट में पश्चिम बंगाल के लिए भी इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के लिए जो चीज़ें माननीय प्रधानमंत्री जी ने इससे पहले भी दिया था, उनके सरकार ने आगे आने वाले बजट में भी वो सहायता मिलेगी और पश्चिम बंगाल को और भी उन्नत करने में केंद्र सरकार की तरफ से कोई कसर नहीं रहेगी। तो सीधे तौर पर आप सुन सकते हैं कि आखिरकार जो बजट से उम्मीदें हैं, जिस तरह से ये बताएं, कल बजट पेश होना है, क्या उम्मीदें हैं बजट से? Well, I think I'm being from Karnataka. We are hoping to see many more incentives for the farmers. I come from a farmers based constituency, तो उनके लिए कुछ अगर FRP रेट्स जो है उनका डिमांड है वो बढ़ाएं, तो ऐसे वैसे छोटे मोटे आई थिंक FRP रेट्स जो है उनका डिमांड है वो बढ़ाएं, तो
ऐसे वैसे छोटे मोटे आई थिंक expectations we have, but as in general for the country, of course everybody looks forward to some reliefs, especially the salaried class is looking for some tax cuts, so वैसे ही। धन्यवाद। हमारे साथ सुशील सिंह हैं। सुशील जी, क्या उम्मीदें हैं बजट से? देखिए, पूर्व के बजटों की भांति इस वर्ष के बजट से भी बहुत सारी उम्मीदें देश की जनता को है, और देश की जनता के साथ जब भारत सरकार ने, मोदी सरकार ने जो वादा किया उसको बजट के माध्यम से पूरा किया। और जमुई के सांसद चिराग पासवान से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की है। चिराग पासवान ने कहा है कि ये बजट जनता का बजट होगा। बजट पेश होना है, क्या उम्मीदें हैं इस बजट से? भाई यकीनन उम्मीदें हैं, और मुझे लगता है उम्मीदों पर मोर और लेस डिबेटेबल हो सकता है, बट पिछले 8 सालों में सरकार जनता की उम्मीदों पर खरी उतरी है, और उम्मीद हम लोग पुनः करते हैं कि जनता के हित का बजट हो। सहूलियतें मिलनी चाहिए। महंगाई आज की तारीख में जरूर एक बड़ी समस्या बना हुआ है। कारण उसके अनेक हैं, ग्लोबल कारण भी हैं, डोमेस्टिक कारण भी हैं, कई कारण रहे हैं, बट हाँ, मुझे लगता है उस क्षेत्र में जरूर लोगों को, आम जनता को रियायतें जरूर मिलनी चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं कि रियल एस्टेट सेक्टर ने लास्ट 2 सालों में काफी बेहतर प्रदर्शन किया है। इस प्रदर्शन को जारी रखने के लिए जरूरत है बजट में कुछ ऐसी चीजों की जिससे आम इंसान के घर का सपना पूरा हो सके। रियल एस्टेट इंडस्ट्री को इंडस्ट्री का स्टेटस देने की मांग अक्सर उठती रही है। मुझे लगता है अब वो वक्त आ गया है जब रियल एस्टेट इंडस्ट्री को इंडस्ट्री का स्टेटस दिया जाए। उससे जो मिलने वाले फंड है, उसके ऊपर जो कॉस्ट है, वो कहीं ना कहीं कम हो सकेगी। दूसरी बात, आम इंसान के घर का सपना पूरा करने के लिए जो होम लोन के इंटरेस्ट के ऊपर मिलने वाला डिडक्शन है, उसको बढ़ाकर कम से कम 5 लाख रुपए किया जाना चाहिए। और जैसा कि आप जानते हैं, जो कॉस्ट है रॉ मटेरियल्स की, वो इस दौरान काफी ज्यादा बढ़ गई है। तो ऐसे में ज्यादा जरूरी है कि जो उस पे लगने वाली जीएसटी है, उसको कम किया जाना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं, रियल एस्टेट में जो सीमेंट, स्टील या अदर जो प्रोडक्ट हैं, उनके ऊपर जो जीएसटी लगने वाली है, उसका जो स्लैब है वो काफी हायर है। तो मैं वित्त मंत्री जी से उम्मीद कर रहा हूं कि इस साल इस बजट में कुछ ऐसा अनाउंस करें जिससे अफोर्डेबल हाउसिंग लेने वाले उन परिवारों को और ऐसे लोग जो मेट्रो सिटीज में आज अपने घर की तलाश कर रहे हैं, उनके घर का सपना पूरा हो सके। उसके लिए जो जीएसटी लगने वाली है, उसको रैशनलाइज करें और सिंगल डिजिट में लेकर आए। तो आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आम बजट पेश करने जा रही हैं, और इस पेश होने वाले बजट से लोगों को काफी उम्मीदें हैं। इनकम टैक्स छूट को लेकर मोदी सरकार ने अब तक क्या कुछ कदम उठाए हैं और आगे क्या उम्मीद लोगों की है, हमारी इस खास रिपोर्ट में देखिए। उम्मीदों का बजट, राहत का बजट, संभलने और संभालने का बजट। बजट पेश होने से पहले हिंदुस्तान के करोड़ों दिल धड़कने लगते हैं। हर सेक्टर सांसें थामे रहता है कि किसे क्या मिलेगा, क्या छिनेगा, और सबसे ज्यादा अंगड़ाई लेती हैं आम नौकरी पेशा वर्ग की उम्मीदें। इस बार का बजट चुनावी माना जा रहा है, लिहाजा उम्मीदें भी बड़ी हैं। 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। इनकम टैक्स की तस्वीर गुलाबी होगी या फिर वही ढाक के 3 पात? लोग चाहते क्या हैं, पहले ये सुनते हैं। मैन्युफैक्चरर है, तो टैक्स तो बहुत कम लोग भरते हैं, तो जो लोग भरते हैं थोड़ा उसको छूट देंगे तो आगे भी और दूसरा लोग भी भरने की कोशिश करेंगे, हम भी ज़्यादा भरेंगे। सब लोग ऐसा ही, ये सब छुपा छुपी बहुत करते हैं, तो थोड़ा छूट देंगे उनको तो और भी आगे भरेंगे। मतलब आपका जितना आता है अंदर, तो उससे भी ज़्यादा आएगा। जो मिडिल क्लास है और कॉमन मैन है, उनके लिए तो कुछ एग्जम्पशन रहना ही चाहिए। आप लिमिट बढ़ावे या ना बढ़ावे,
मगर एग्जम्पशन निकालने से उनको टैक्स ज़्यादा पे करना है। 2018-19 में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने वेतन भोगियों को स्टैंडर्ड डिडक्शन की सौगात दी। सालाना इनकम पर ये 40,000 रुपए स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया गया। 2005-6 में मनमोहन सिंह सरकार में इसे बंद कर दिया गया था। स्टैंडर्ड डिडक्शन रकम आय से अलग दी जाती है। बची हुई आमदनी पर ही टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स लगता है। निर्मला सीतारमण ने अपना पहला बजट 2019-20 में पेश किया और इस बार भी टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं हुआ। बजट 2020 में केंद्र सरकार ने एक नई टैक्स व्यवस्था पेश की। नई टैक्स व्यवस्था के तहत टैक्स छूट और कटौती को छोड़ने के इच्छुक लोगों के लिए टैक्स की दरें कम कर दी गईं। नई टैक्स व्यवस्था के तहत 2.5 लाख से 5 लाख रुपए तक 5% टैक्स, 5 लाख से 7.5 लाख रुपए तक 10% टैक्स, 7.5 लाख रुपए से 10 लाख तक 15%, 10 लाख से 12.5 लाख तक 20%, 12.5 लाख से 15 लाख तक 25% और 15 लाख रुपए से ऊपर आमदनी पर 30% टैक्स कर दिया गया। पहले आयकर स्लैब को देखें तो ये 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 2.5 से 5 लाख तक 5%, 5 लाख से 10 लाख तक 20% और 10 लाख से ऊपर 30% टैक्स लगता था। आम बजट 2021-22 और 2022-23 में भी आयकर स्लैब को लेकर कोई बदलाव नहीं हुआ। इस बार बजट को चुनावी माना जा रहा है। 2024 में आम चुनाव होने हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी हमेशा नजदीक का फायदा नहीं देखते। वो देश की फिक्र करते हैं और लंबे वक्त तक की रणनीति बनाते हैं। देखिए, मेरा जैसे मैंने पहले भी कहा कि हमारा जो छोटा व्यापारी है, जो हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी में उसको बोलता हूँ, और अगर हम छोटे व्यापारी के हित का ध्यान रखेंगे, उनके लिए जो एक बेसिक सीमा एग्जम्पशन की लिमिट है उसको अगर हम बढ़ाते हैं, उनको कर में कोई छूट हम प्रदान करते हैं, छोटे व्यापारी के लिए कोई विशेष पैकेज हम लेकर के आते हैं, तो मैं समझता हूँ अर्थव्यवस्था में जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी एक विजन लेकर के चल रहे हैं 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का, उस विजन को हम जरूर पूरा कर पाएंगे। लेकिन उसमें कहीं ना कहीं हमको अपने छोटे व्यापारी को साथ में लेकर के चलना पड़ेगा, उसके हित की बात करनी होगी, तभी हम ये काम कर सकते हैं। जहां तक लोगों की उम्मीदों की बात करें तो चुनावी साल में वो मोदी से बड़ा गिफ्ट चाहते हैं। बहरहाल देखना होगा कि 8 साल बाद नौकरी पेशा के लिए बजट में सूखा खत्म होता है या फिर इंतजार अभी और करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। एक फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आम बजट पेश करेंगी। इस बजट से लोगों, खासकर व्यापारी वर्ग को बहुत उम्मीदें हैं। यूपी की पहचान बने कई उद्योग भी बजट से बहुत उम्मीद लगाए हैं। सुहाग की नगरी से मशहूर फिरोजाबाद रंग बिरंगी चूड़ियों के लिए जाना जाता है। फिरोजाबाद में कांच के कारखाने पीढ़ियों से पारंपरिक तरीकों से चलाए जा रहे हैं। अब बात करते हैं आगरा के जूता कारोबार की। आगरा में जूता उद्योग करीब 500 साल पुराना है। मुगल काल में यहाँ जूता उद्योग की शुरुआत हुई थी। यहाँ घर घर में जूता बनाने का काम होता है। यहाँ करीब 7,000 जूता कारखाने हैं, जिनमें 2 लाख से अधिक कारीगर काम करते हैं। और अब बात वाराणसी की। वाराणसी पीएम मोदी की संसदीय सीट है। वाराणसी में उम्मीद से ज्यादा विकास हुआ है। यहाँ गंगा में क्रूज चल रही हैं। घाट साफ सुथरे हो गए हैं। गंगा के किनारे बनी टेंट सिटी पर्यटकों को खींच रही है। लोग क्या सोचते हैं, बजट से उन्हें क्या उम्मीद है और क्या होना चाहिए, सुनते हैं। भारत में विकास का तो बहुत अच्छा डेवलपमेंट है और जिस हिसाब से जो है मोदी जी की तरफ से क्रूज का एक हम लोग को उपहार मिला है, उस हिसाब से आगे आने वाले समय में बनारस का बहुत ही अच्छा विकास है। और क्रूज के आने से जो है एक फॉरेन के अंदर भी हम लोगों को जो है एक अलग आइडेंटिफिकेशन बनी है और हमें लगता है कि आने वाले समय में बनारस में और ज्यादा विकास होएगा। माया नगरी मुंबई के लोगों को भी बजट का बेसब्री से इंतजार है। बजट में टैक्स को लेकर लोगों की क्या उम्मीदें हैं, सुनते हैं। टैक्स तो बहुत कम लोग भरते हैं, तो जो लोग भरते हैं थोड़ा उसको छूट देंगे तो आगे भी और दूसरा लोग भी भरने की कोशिश करेंगे। हम भी ज़्यादा भरेंगे, सब लोग ऐसा ही होगा। ये सब छुपा छुपी बहुत करते हैं, तो थोड़ा छूट
देंगे उनको तो और भी आगे बढ़ेंगे। मतलब आपका जितना आता है अंदर तो उससे भी ज़्यादा आएगा। बजट आ रहा है जो अभी पेश होने वाला है, उसमें मुझे इतना ही कहना है कि जो इनकम टैक्स अपन भरते हैं तो उस हिसाब से सरकार ने अपने को कुछ दे भी देना, सहूलत भी देना चाहिए। सेकंड थिंग, चलो इनकम टैक्स जो भरते हैं वो तो ठीक ही है, पर जो नहीं भरते हैं उन्होंने भी वो भरना चाहिए। ऐसा कोई रूल्स वगैरह बनाना चाहिए करके, क्योंकि वो जब इनकम टैक्स उनको मिलेगा तो उस हिसाब से गवर्नमेंट उसमें कुछ सुधार ला सकते हैं करके। पर सब कुछ होता है, इतना जीएसटी आता है और इतना जीएसटी आने के बाद में भी जो अपना पैसा कुछ बचेगा नहीं, तो भी अभी जितना लोग छोटा छोटा धंधा करते हैं जो जीएसटी नहीं है वो लोग इतना पैसे कमाते हैं, जीएसटी नहीं भरते। और ऐसे कंपलसरी नहीं है किसको सबको भरना है, ऐसा कुछ है नहीं। कितना लोग बड़ा बड़ा धंधा भी करते हैं मगर वो टैक्स के बेरे में आता नहीं है और इनकम टैक्स भी नहीं करते हैं वो लोग। सबके लिए पैन होना चाहिए, कंपलसरी सबको टैक्स भरना चाहिए। जाहिर है लोगों और खासकर व्यापारियों को बजट से काफी उम्मीदें हैं। देखना होगा कि बजट उनकी उम्मीदों पर कितना खरा उतरता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो बजट में आज किसको क्या मिलने वाला है, इस पर सभी की देश भर की निगाहें टिकी हैं, अलग अलग वर्गों की निगाहें टिकी हैं। सुबह 11 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। इससे पहले कल आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया। 8वें वेतन आयोग का माना जा रहा है कि गठन हो सकता है। इस पर निगाहें टिकी हैं कि क्या वाकई में ऐसा होगा, क्योंकि अगर 8वें वेतन आयोग का गठन होता है तो ये बड़ा कदम होगा सरकार का। क्या आमदनी बढ़ेगी, क्या इस पर सरकार का फोकस होगा, ये देखना होगा, क्योंकि अगले साल आम चुनाव होने हैं और उससे पहले ये आखिरी पूर्ण बजट है। अगले साल फरवरी में अंतरिम बजट पेश करेगी सरकार 1 से 2 महीने के लिए। उसके बाद नई सरकार बनने के बाद बजट पेश होगा। ऐसे में आज पेश होने वाला बजट बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि चुनावी भी ये बजट हो सकता है और लोगों को भी ऐसे में उम्मीदें हैं कि उन्हें कुछ राहत सरकार की तरफ से प्रदान की जाए, चाहे वो महंगाई के तौर पर राहत हो, टैक्स स्लैब का जो दायरा है वो सरकार बढ़ाए, मिडिल क्लास टकटकी लगाए बैठा है, गृहिणियों को अपनी उम्मीदें हैं, बुजुर्गों की अपनी अलग उम्मीदें हैं सरकार की तरफ से आज पेश किए जाने वाले इस बजट से। कृषि क्षेत्र की अगर बात करें तो मोदी सरकार में कृषि क्षेत्र में लगातार जो बजट है वो बढ़ा है। पीएम किसान सम्मान निधि से किसानों को मदद मिली। मोदी सरकार में कैसे बदली किसानों की हालत और 2023 के बजट से क्या उम्मीदें हैं, हमारी इस खास रिपोर्ट में देखिए। देश का किसान जिसे मिला मोदी सरकार में सम्मान। आज अनाज के मामले में दूसरे मुल्क भारत की तरफ देखते हैं। रूस यूक्रेन जंग के बीच भारत जरूरतमंद देशों के लिए अनाज की सप्लाई में प्रमुख मददगार देश बनकर उभरा और ये सब संभव हुआ किसानों की मेहनत से, मोदी सरकार के सटीक नीतियों से। अब किसानों की निगाहें बजट 2023 पर टिकी हैं। उम्मीद की जा रही है कि इस बजट में भी किसानों को बड़ी सौगातें मिल सकती हैं। कृषि क्षेत्र के विकास और किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए मोदी सरकार ने कई अहम कदम उठाए हैं। साल 2006 से 14 के दौरान कृषि बजट 1,48,162.16 करोड़ रुपए था, जबकि 2014 से 22 के दौरान कृषि क्षेत्र के लिए बजट आवंटन 6,21,940.92 करोड़ रुपए रहा। 2006 से 2014 1.48 लाख करोड़, 2014 से 2022 6.21 लाख करोड़। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत देश का हर गरीब किसान सशक्त हुआ है। इस योजना के तहत अब तक कुल 2,25,000 करोड़ रुपए किसानों के खातों में ट्रांसफर किए गए हैं। सरकार 3 किस्तों में किसानों को 2-2 हजार रुपए करके 6,000 मुहैया कराती है और अब तक कुल 12 किस्तें किसान के अकाउंट में सीधे ट्रांसफर किए जा चुके हैं।
पीएम किसान सम्मान निधि योजना से देश का गरीब किसान सशक्त हुआ है। योजना के तहत अब तक किसानों के बैंक खातों में सीधे 2.25 लाख करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। सरकार 3 किश्तों में ये हर किसान को 6,000 रुपए मुहैया कराती है। अब तक 12 किश्तें ट्रांसफर की जा चुकी हैं। इस योजना को अब 50 महीने पूरे होने वाले हैं और माना जा रहा है कि बजट में पीएम किसान योजना से जुड़ी कोई बड़ा ऐलान हो सकता है। पीएम किसान सम्मान निधि बढ़कर 8,000 रुपए सालाना हो सकती है। किसान भी ऐसी उम्मीदें कर रहे हैं। की बात की जाए तो यूपीए सरकार में 7.3 लाख करोड़ रुपए था, वहीं मोदी सरकार ने 2022-23 के लिए ये लक्ष्य बढ़ाते हुए 18.5 लाख करोड़ रुपए कर दिया है। वहीं उर्वरक की सब्सिडी भी बढ़ा दी गई है। कृषि ऋण की बात करें तो यूपीए सरकार में ये 7.3 लाख करोड़ रुपए था और मोदी सरकार ने साल 2022 से 23 के लिए लक्ष्य बढ़ाकर 18.5 लाख करोड़ रुपए कर दिया। किसानों को उर्वरक सब्सिडी भी बढ़ाई गई है। एग्रीकल्चर ग्रोथ के मामले में भारत का डंका विदेशों में बज रहा है। कृषि उपज को लेकर देश विश्व में सबसे आगे है। भारत ने 3.75 लाख करोड़ रुपए के कृषि उत्पादों का रिकॉर्ड निर्यात किया है। अब नए बजट में किसानों को मोदी सरकार से बड़ी उम्मीदें हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक देश का कृषि क्षेत्र 270 अरब डॉलर के निवेश के साथ साल 2031 तक 800 अरब डॉलर का राजस्व जनरेट कर सकता है। ऐसे में सरकार को चाहिए कि वो देश के कृषि क्षेत्र को और आधुनिक बनाने की पहल करे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और अब हम बात करेंगे रेलवे की। सरकार रेलवे को स्मार्ट बना रही है। माना जा रहा है कि 2023 रेलवे के लिए और ज्यादा खास होने वाला है। रेल बजट को लेकर लोगों की उम्मीदें क्या हैं, इस खास रिपोर्ट में देखिए। वित्त मंत्री से ये गुहार उन मुसाफिरों की है जिनकी जिंदगी का अहम हिस्सा है भारतीय रेल। देश की लाइफलाइन है पटरियों पर दौड़ती ट्रेनें। आखिर रेल बजट को लेकर क्यों लोगों में रहता है इतना रोमांच, ये आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले जान लीजिए, रेल नेटवर्क के मामले में भारत दुनिया में 4थे नंबर पर है। देश में 2 करोड़ 30 लाख यात्री रोजाना ट्रेनों में सफर करते हैं। यही वजह है कि लोगों को बजट में रेल से जुड़ी घोषणाओं का बेसब्री से इंतजार रहता है। पिछले 8 साल में मोदी सरकार ने रेलवे की दशा और दिशा बदल दी है। रेलवे का कायाकल्प किया है। पीएम मोदी ने जब देश की कमान संभाली तो रेलवे की रफ्तार बढ़ाने का संकल्प लिया। तेजस और वंदे भारत जैसी ट्रेनें मोदी के इसी संकल्प का नतीजा हैं। रेलवे के विकास को लेकर मोदी का ये दृढ़ संकल्प तब नजर आया जब मां को आखिरी विदाई देने के फौरन बाद 30 दिसंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोलकाता में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। साथियों, इस 21वीं सदी में भारत के तेज विकास के लिए भारतीय रेलवे का भी तेज विकास, भारतीय रेलवे में तेज सुधार, ये सारी बातें बहुत जरूरी हैं। इसलिए आज केंद्र सरकार भारतीय रेलवे को आधुनिक बनाने के लिए, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाने के लिए रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट कर रही है। आज भारत में भारतीय रेलवे के कायाकल्प का राष्ट्रव्यापी अभियान चल रहा है। आज वंदे भारत, तेजस, हमसफर जैसी आधुनिक ट्रेनें देश में बन रही हैं। मोदी सरकार में नए ट्रैक बिछाने, नए रास्ते, मौजूदा लाइनों का दोहरीकरण, नैरो गेज को ब्रॉड गेज में बदलने का काम तेजी से हुआ।
2014 से लेकर 2017 तक 7,666 किलोमीटर के ट्रैक बिछाए गए। इसके अलावा 400 वंदे भारत ट्रेन शुरू करने का फैसला लिया गया। 18,000 किलोमीटर के रेलवे के विद्युतीकरण का काम किया गया। मोदी सरकार ने विजन 2024 की परियोजनाओं के तहत नए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और हाई स्पीड पैसेंजर कॉरिडोर को चालू करने के अलावा भीड़भाड़ वाले रूटों के मल्टी ट्रैकिंग और सिग्नलिंग अपग्रेडेशन का लक्ष्य रखा है। जाहिर है मोदी सरकार का जोर रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने और यात्रियों को बेहतर सुविधाएं देने पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। सरहद की सुरक्षा हो, दुश्मन के दांत खट्टे करने हो, आपदा के वक्त सेवा और समर्पण का भाव हो, हमारी सेनाओं का कोई जोड़ नहीं है। भारत की तीनों सेनाएं, थल सेना, नौसेना और वायुसेना, समर्पण और आक्रमण में किसी से कम नहीं है। भारत के पास भारी भरकम सेना है, इसीलिए बजट भी बड़ा है। मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद लगातार डिफेंस बजट बढ़ा है। डिफेंस सेक्टर में भी मेक इन इंडिया की धूम है। मई 2014 में नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारत में नई सरकार बनी। उस समय वित्त मंत्रालय के साथ साथ रक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी अरुण जेटली के पास थी और 10 जुलाई 2014 को अरुण जेटली ने देश में नई सरकार का पहला बजट पेश किया। मई 2014 में नरेंद्र मोदी की अगुवाई में देश की नई सरकार बनी। उस वक्त वित्त मंत्रालय के साथ ही रक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी भी अरुण जेटली के पास थी। 10 जुलाई 2014 को अरुण जेटली ने नई सरकार का पहला बजट पेश किया। इसमें उन्होंने 2.29 लाख करोड़ रुपए सेना के लिए आवंटित किए। ये राशि 2014 के बजट से करीब 5,000 करोड़ रुपए अधिक थी। फरवरी 2014 के मुकाबले 12.59% की बढ़ोतरी हुई। 2015, 2016 और 2017 में भी रक्षा बजट में बढ़ोतरी हुई। आंकड़ों के जरिए देखिए, साल 2015 कुल बजट 2.47 लाख करोड़ रुपए, साल 2016 कुल बजट 3.41 लाख करोड़, साल 2017 कुल बजट 3.60 लाख करोड़। फ्रांस से 32 लड़ाकू फाइटर प्लेन राफेल खरीदकर 2 स्क्वाड्रन तैयार किए गए हैं। भारत में ही विकसित लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस की 2 स्क्वाड्रन तैयार की गई हैं। लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स में चिनूक और अपाचे हेलीकॉप्टर्स ने सेना की ताकत को और मजबूत किया है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल को वायुसेना में जोड़ा जाना भी बड़ी उपलब्धि है। नौसेना की बात करें तो भारत में ही बना पहला विमान वाहक युद्धपोत का ट्रायल भी पूरा हो चुका है और इसे आजादी के 75 साल के दौरान ही नेवी को कमीशन कर दिया जाएगा। साथ ही INS विशाखापट्टनम को कमीशन किया जा चुका है। INS कलवारी S-21 स्कॉर्पियन क्लास पनडुब्बी को PM मोदी खुद कमीशन कर चुके हैं। खुद ही हथियार बनाने का भारत का सपना भी पूरा हो रहा है। 2022-23 में कुल आवंटन 68% हिस्सा घरेलू उद्योगों के लिए रिजर्व कर दिया गया है। यानी अब घरेलू उद्योग 84,598 करोड़ रुपए का सामान अपने ही देश में बेच पाएंगे। भारतीय हथियारों के निर्यात की बात करें तो साल 2011 से साल 2015 की तुलना में 200% उछाल आया है। भारत अपने बेहतरीन हथियारों के निर्यात के मामले में विश्व में 24वां सबसे बड़ा हथियार निर्यातक बन गया है। 2021-22 में रक्षा निर्यात का आंकड़ा 12,185 करोड़ के पार रहा, जो अब तक का सबसे ज्यादा है। साल 2020-21 की तुलना में इसमें 54.12% की बढ़ोतरी हुई। साल 2022-23 की पहली तिमाही में भारत ने 1,387 करोड़ रक्षा उपकरण निर्यात किए हैं। यानी रक्षा उत्पादन के मामले में भी भारत अब आत्मनिर्भर हो रहा है।